बहुत समय पहले एक गांव में गोमती अपनी दो सौतेली बहनें पल्लवी और रजनी के साथ रहती थी। गोमती बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव की थी, बल्कि पल्लवी और रजनी दोनों बहुत ही लालची और मक्कार थी। वो दोनों गोमती की सुंदरता से बहुत जलती थी, यहाँ तक कि पल्लवी और रजनी ने मरने से पहले माता पिता द्वारा दी गई धन दौलत को आपस में बांट लिया, लेकिन दोनों ने बेचारी गोमती को कुछ नहीं दिया। दोनों बहनें एक मालकिन की तरह ही जीवन बिताती। वहीं गोमती का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। वो सारा दिन भर एक नौकरानी की तरह काम किया करती और अपनी दोनों सौतेली बहनों के अत्याचार सहती। गोमती, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ सारी खत्म हो गई हैं। और मेरे लिए आते समय जंगल से ताजे फल भी लेती आना, समझी? पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। नहीं, पहले जो कहा है उसे करो, बाकी काम आने के बाद करना। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ लाकर मेरे लिए खाना बना, सुना नहीं? जल्दी जाओ। बेचारी गोमती घर का काम छोड़ चुपचाप जंगल में लकड़ियाँ लाने चली गई। कुछ देर बाद गोमती थकी हारी लकड़ियाँ लेकर घर लौटी और जैसे ही गिलास लेकर पानी पीने के लिए मटके की ओर बढ़ी, तभी पल्लवी पानी का गिलास हाथ से छीनते हुए बोली, पानी बाद में पीना, पहले जाकर खाना बना। बहुत जोरों की भूख लग रही है, इतनी देर लगा दी जंगल से लकड़ियाँ लाने में, भूख के मारे जान निकली जा रही है। दुखी होकर गोमती रसोई में खाना बनाने चली गई। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। फिर गोमती ने दोनों को खाना परोसा और खुद भी खाना खाने जैसे ही खाने की टेबल पर बैठी, तभी रजनी बोली, अरे अभी सारा काम खत्म नहीं हुआ और हमारे साथ खाना खाने बैठ गई। पर मैंने तो सारा काम खत्म कर लिया है। हमारे खाना खाने तक हमारा बिस्तर जाकर ठीक करो, उसके बाद ही तुम खाना खा सकती हो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जा यहाँ से, हमारे खाने में क्या नजर लगाएगी? पूरा दिन निकल गया था गोमती को बिना खाए पिए। जब वो बिस्तर ठीक कर वापस लौटी तो देखा उसके हिस्से का खाना भी उन दोनों ने चट कर दिया था। मेरी प्लेट में रखा खाना कहाँ है? ओह, हम भूल गए, खाना तो सारा खत्म हो गया, लेकिन कल से अगर कुछ बच गया तो तुम्हारे लिए रख देंगे। वैसे भी घर की नौकरानी को कौन याद रखता है? मेरी प्यारी बहनों, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें खाना खाना है तो ये रोटी के टुकड़े बचे हैं, तुम खा सकती हो। चल पल्लवी, बहुत रात हो गई है, सोने चलते हैं, बहुत जोर की नींद आ रही है। और हाँ, तुम झूठे बर्तन साफ करके ही सोना, समझी? इतना कहकर दोनों बहनें सोने चली गई। वहीं बेचारी गोमती ने रोटी के बचे हुए टुकड़े खाए और ऊपर से पानी पीकर आंगन में चादर बिछाकर सो गई। अगली सुबह होते ही गोमती जंगल में जब लकड़ियाँ लेने गई तो उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगी। काश कुछ फल खाने को मिल जाए, बहुत भूख लग रही है। तभी कुछ दूरी पर उसे पेड़ों पर से गिरे हुए कई सारे फल दिखाई दिए। पहले तो उसने पेट भर फल खाया और कुछ बाकी बचे फल को एक कपड़े की पोटली में रख लिए। उसके बाद गोमती सूखी लकड़ियाँ लेकर जंगल के रास्ते घर की ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, जिसके हाथ में एक कांच के बर्तन में एक सुनहरी मछली थी। उस मछली को देख गोमती बूढ़ी औरत से बोली, अम्मा, कृपया कर इस बेचारी मछली को मुझे दे दो। इसके बदले में मैं आपको खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ दूंगी और खाने के लिए कुछ फल। इतना ही है मेरे पास आपको देने के लिए, और कुछ नहीं है, पर आप ये मछली मुझे दे दीजिए। तुम सच में बहुत ही दयालु लड़की हो, इसलिए तुम इस मछली को अपने साथ ले जा सकती हो। मुझे इसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी सुनहरी मछली गोमती के हाथों में सौंप दी और वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद गोमती सुनहरी मछली को लेकर घर की ओर चल पड़ी, लेकिन वो अपनी सौतीली बहनों से सुनहरी मछली को छुपाकर रखना चाहती थी। इसलिए जंगल के पास एक पुराना कुआं था। उस कुएं को देख गोमती के मन में ख्याल आया, मेरी प्यारी मछली, तुम्हारे लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। आज से तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं ले जा सकती। माफ करना मेरी प्यारी दोस्त, पर मैं तुमसे मिलने हर रोज यहाँ आया करूँगी। सुनहरी मछली नया घर पाकर बहुत खुश थी।
गोमती हर रोज सुनहरी मछली के लिए रोटी के टुकड़े लेकर आती और उससे घंटों बातें करती। धीरे धीरे सुनहरी मछली बड़ी हो गई। एक दिन की बात है, गोमती जब कुएं के पास पहुंची और जैसे ही रोटी के टुकड़े मछली को खाने को दिए, तभी सुनहरी मछली के मुंह से एक सोने का सिक्का निकला। ये देख गोमती हैरानी से बोली, क्या ये सोने का सिक्का मेरे लिए है? तुम्हारा धन्यवाद प्यारी दोस्त। ये सुन सुनहरी मछली उछलते हुए पानी के अंदर चली गई। उसके बाद गोमती सोने के सिक्के को लेकर सुनार के पास गई। उसके बदले सुनार ने उसे कुछ पैसे दिए। अब गोमती को खाने और पहनने की कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गोमती हर रोज सुनहरी मछली के पास खाना लेकर जाती और उससे ढेर सारी बातें करती। वहीं बदले में मछली उसे सोने का एक सिक्का देती। अब गोमती खुश रहने लगी, लेकिन उसकी खुशी सौतेली बहनों से देखी नहीं गई। वो दोनों बड़ी हैरान थी। देखो तो, कल तक हमारे दिए हुए फटे कपड़े पहनने वाली इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रही है। पता नहीं इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तुमने सही कहा बहना, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले के तो तेवर ही बदल गए हैं। मुझे तो लगता है ये हमसे कोई राज छुपा रही है। हमें इस पर नजर रखना चाहिए। फिर दोनों सौतेली बहनें मिलकर गोमती पर नजर रखने लगी। आखिरकार एक दिन गोमती का पीछा करते हुए उन्हें सुनहरी मछली के बारे में पता चल ही गया। जब गोमती मछली को खाना देकर वहाँ से चली गई, तब दोनों बहनें मछली पकड़ने का जाल लेकर कुएं के पास पहुँची और कुएं में दाना डाला। जैसे ही मछली दाना खाने ऊपरी सतह पर आई, वो उनके जाल में फंस गई। अब हम मछली को मारकर इसके पेट में पड़े ढेर सारे सोने के सिक्के हासिल कर लेंगे। फिर हम जल्दी लखपति बन जाएंगे, क्यों बहना? फिर दोनों लालची बहनों ने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए सुनहरी मछली को मार डाला। वहीं दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान जब गोमती कुएं के पास पहुंची और मछली को पुकारने लगी, ओ मेरी प्यारी दोस्त, जल्दी से बाहर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारी मनपसंद ब्राउन ब्रेड। लेकिन काफी देर पुकारने पर भी सुनहरी मछली सतह पर नहीं आई तो गोमती काफी परेशान हो गई। तभी कुएं में से आवाज आई, तुम जिसे पुकार रही हो वो मर चुकी है। कौन? ये किसकी आवाज है? मैं कुएं की देवी बोल रही हूँ। तुम्हारी दोनों दोस्त बहनों ने सारे सोने के सिक्के पाने के लिए तुम्हारी प्यारी दोस्त को मार डाला, लेकिन मछली को मारकर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जल्दी घर जाओ और सुनहरी मछली को खाली जगह ले जाकर दफना दो। देर ना करो, जल्दी जाओ। जब गोमती घर पहुंची तो अपनी प्यारी दोस्त को मरा हुआ आंगन में पाया। ये देख गोमती फूट फूट कर रोने लगी। फिर गोमती ने कुएं की देवी के कहे अनुसार सुनहरी मछली को एक खाली जगह ले जाकर दफना दिया। अपनी प्यारी दोस्त को दफनाते हुए गोमती के आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही गोमती के आंसू मछली के कब्र पर गिरे, तभी एक चमत्कार हुआ और वहाँ एक विशाल जादुई पेड़ प्रकट हुआ, जिस पर सोने और चांदी के फल लगे हुए थे। ये देख गोमती दंग रह गई। गोमती ने जादुई पेड़ की देखभाल और रखवाली करने के लिए वहीं पर एक घर बनवाया और रहने लगी। जब ये बात दोनों सौतेली बहनों को पता चली कि गोमती के पास एक जादुई पेड़ है जिस पर सोने और चांदी के फल लगे हुए हैं, दोनों जल भूनकर राख हो गई। फिर दोनों जादुई पेड़ को अपने कब्जे में करने के लिए गोमती के पास गई और उसे धमकाते हुए बोली, सुन गोमती, ये जादुई पेड़ हमारा है, चुपचाप यहाँ से चली जा। तुम दोनों मेरी प्यारी दोस्त के कातिल हो। तुमने मेरी दोस्त को मुझसे दूर किया और अब ये पेड़ भी मुझसे छीनना चाहती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसके अच्छे से मरम्मत करते हैं। ये कहते हुए रजनी और पल्लवी ने मिलकर गोमती की खूब पिटाई की। मुझे छोड़ दो, भगवान तुम दोनों का कभी भला नहीं करेगा। चलो बहना, जल्दी से इसमें लगे हुए सोने और चांदी के फल तोड़ लेते हैं। वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ये। तुमने सही कहा बहना। अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो अपने लिए सबसे पहले सोने के गाउन और सैंडल बनवाऊंगी। ये कहते हुए दोनों खुशी से नाचने लगी। फिर जैसे ही दोनों ने सोने और चांदी के फलों को हाथ लगाया,
तभी पेड़ में से एक दिव्य रोशनी निकली और दोनों लालची बहनें कांटेदार कैक्टस के पौधे में बदल गयी। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, यही तुम दोनों की सजा है। अब तुम दोनों सदा के लिए कैक्टस के रूप में रहोगी। इस तरह दोनों लालची बहनों को उनके किए की सजा मिल गई। वही गोमती जादुई पेड़ में लगे सोने और चांदी के फलों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक बहुत ही सुंदर रानी परी थी। रानी परी बहुत नेक और दयालु थी और उनके पास कई प्रकार की शक्तियाँ भी थी। परीलोक के पास में ही एक महरलोक हुआ करता था, जिसका राजकुमार रानी परी को बहुत पसंद करता था और वो उनसे शादी करना चाहता था। राजकुमार अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है और राजकुमार की माँ अपने सिपाही को भेजकर रानी परी तक ये बात पहुँचाती है। रानी परी भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। ये जानकर परिदेश की सभी परियां बहुत खुश होती है। लेकिन उसी परिदेश में अविशी नाम की एक परी रहती थी, जिसे सुनकर बहुत गुस्सा आता था। अविशी परी रानी परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपने मन में सोचती है, अब इस रानी परी की शादी महरलोक के राजकुमार रणवीर से होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो पहले से ही रानी परी इतनी शक्तिशाली है और राजकुमार रणवीर से शादी करके और भी शक्तिशाली हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अविशी परी योजना बनाने लगती है कि वो रानी परी को किस तरह से मात दे सकती है। महल में रानी परी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अविशी परी परिदेश की डायन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ठीक है, मैं तेरी सारी समस्या अच्छी तरह से समझ गई हूँ। वैसे भी रानी परी मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी मुझे 500 सोने के सिक्के मिलेंगे, तभी मैं तेरी मदद करूँगी। अरे आप चिंता मत करो, मैं आपको 500 सोने के सिक्के नहीं बल्कि पूरे 800 सोने के सिक्के दूंगी। लेकिन बस एक बार रानी परी का पत्ता साफ हो जाए, उसके बाद तो मैं आपको माला माल कर दूंगी। मैं तुझे ये शरबत दे रही हूँ, तू ये शरबत जाकर रानी परी को पिला दे। रानी परी को तेरे ऊपर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना ये शरबत काम नहीं करेगा। अविशी परी खुशी खुशी डायन की दी हुई शरबत लेकर रानी परी के पास जाती है। लेकिन रानी परी के महल में घुसने से पहले वो एक बूढ़ी परी का रूप ले लेती है। बूढ़ी परी का रूप लेकर वो रानी परी के पास जाती है और बोलती है, रानी परी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना। मैंने देखा कि सभी परियां तुम्हें उपहार दे रही हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। मैं बहुत अच्छा शरबत बनाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये शरबत लेकर आई हूँ। क्या तुम इस गरीब बूढ़ी परी का शरबत पी सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मेरे लिए परिदेश की सभी परियां बराबर है और मैं आपका ये शरबत जरूर पीऊंगी। इतना कहकर रानी परी शरबत पी लेती है। रानी परी के शरबत पीते ही वो एक बदसूरत मामूली लड़की के रूप में बदल जाती है। उसके बाद अविशी परी वो शरबत पी लेती है और खुद रानी परी का रूप धारण कर लेती है। अविशी परी रानी परी से कहती है, बेवकूफ रानी परी, तू मेरी जाल में कितनी आसानी से फंस गई। तुझे ये शरबत पिलाने का मेरा यही मकसद था कि मैं तेरा रूप धारण कर सकूं और तुझे मामूली बदसूरत लड़की बना सकूं। अब मैं रानी परी हूँ और कोई तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। बहुत हवा में उड़ रही थी ना कि तेरी शादी राजकुमार रणवीर से होने वाली है। अब मैं बनूंगी राजकुमार रणवीर की दुल्हन। तू वही दुष्ट अविशी परी है ना? तूने जो भी किया है कोई तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। मैं सबको बताऊंगी कि मैं ही असली रानी परी हूँ। सभी परियां मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे ऊपर जरूर विश्वास करेंगे। रुक, अभी मैं तुझे अपनी जादुई छड़ी से सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, लेकिन कोई भी जादू नहीं होता। ये देखकर अविशी परी जोर जोर से हंसने लगती है। बेवकूफ परी, अब तू रानी परी नहीं रही, इसलिए तेरी जादुई छड़ी भी काम नहीं करेगी। अब तू किसी काम की नहीं है। तेरी औकात बस मामूली बदसूरत लड़की तक ही है। अब मैं महल जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे तैयारियाँ भी करनी है। अविशी परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी वहाँ खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। अविशी परी रानी परी का रूप लेकर परी महल में ठाट बाट से रह रही थी। कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है
जिस दिन रानी परी का रोका राजकुमार रणवीर से होने वाला था, तभी असली रानी परी वहाँ आ जाती है और सबके सामने बोलती है, ये सब झूठ है राजकुमार रणवीर, ये जो आपके साथ बैठी है ये असली रानी परी नहीं है, ये अविशी परी है और असली रानी परी तो मैं हूँ। इसने छल कपट की मदद से मुझे इस तरह का बना दिया है। मेरी बात का विश्वास करिए, मैं ही रानी परी हूँ। सैनिकों, इस बदसूरत लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरा खास दिन खराब करने। मेरे महल के अंदर इसको घुसने किसने दिया? इसको अभी के अभी मेरे महल से बाहर निकालो। इस बदसूरत मामूली लड़की को पृथ्वीलोक पर छोड़ कर आओ। रानी परी बहुत देर तक सबको बताती है, लेकिन वहाँ खड़ी किसी भी परी और राजकुमार रणवीर को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता। सैनिक आते हैं और रानी परी को पृथ्वीलोक पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। रानी परी के पास जादुई शक्तियाँ भी नहीं थी और खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे। रानी परी सबसे खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उन्हें खाना नहीं देता है। ये सब देखकर रानी परी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। पृथ्वीलोक के लोग कितने निर्दयी है, इन्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रानी परी से क्या बन गई हूँ। थोड़ी देर बाद रानी परी चलते चलते एक झोपड़ी में पहुँच जाती है। उस झोपड़ी में एक जादूगरनी रह रही थी। रानी परी जैसे ही उस झोपड़ी में कदम रखती है, तभी उस जादूगरनी को पता चल जाता है कि ये परी देश की रानी परी है। रानी परी जी, मेरी छोटी सी झोपड़ी में आपका स्वागत है। लेकिन रानी परी, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? मैं तो अपने असली रूप में भी नहीं हूँ, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं गांव की बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ और मैं अपनी नजरों से सब कुछ देखकर असलियत जान जाती हूँ। आप मुझे बताइए, आपके साथ ये सब किसने किया? उसके बाद रानी परी जादूगरनी को अपनी आप बीती बताती है। उसके बाद जादूगरनी कहती है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ रानी परी। मैं आपको जादुई 2 लिपस्टिक देती हूँ, जिसकी मदद से आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी। अब मैं उस दुष्ट अविशी परी को नहीं छोड़ूंगी, जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और सारी खुशियाँ खत्म हो गई थी। रानी परी जी, आप ये जादुई गुलाबी लिपस्टिक लगा लीजिए, जिसके बाद आप पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। ये काली वाली लिपस्टिक आप उस दुष्ट परी को जाकर लगा देना, जिसके बाद उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। जादूगरनी के कहने पर रानी परी गुलाबी लिपस्टिक लगाती है और वो पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद रानी परी परिदेश वापस जाती है और अपने महल में जाकर सभी परियों को बोलती है, देखो सभी परियां, मैं ही असली परी हूँ। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं ही असली रानी परी हूँ। इस दुष्ट परी ने धोखे से मुझे शरबत पिलाया, जिसकी वजह से मैं मामूली और बदसूरत हो गई थी। सैनिकों, इस बहरूपीय लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। आज शादी है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन यहाँ मैं किसी को सजा दूँ। बहरूपिया, तू कौन है? हाथ धोकर हमारी रानी परी के पीछे पड़ गई है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रानी परी हार नहीं मानती और वो अविशी परी के पास जाती है और जबरदस्ती जल्दी से उसे काली लिपस्टिक लगा देती है। ऐसा करते ही अविशी परी अपने असली रूप में आ जाती है। अविशी परी अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, मैं तो अपने असली रूप में आ गई। अब ये परियां मुझे नहीं छोड़ेंगी। मुझे तो लगता है ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगी। इतना सोचकर अविशी परी वहाँ से भागने लग जाती है। तभी सारी परियां मिलकर उसे पकड़ लेती है और उसे पीटने लगती है। तभी रानी परी कहती है, परियों, छोड़ दो इसे। मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए आप लोग अभी बहुत गुस्से में हो। लेकिन आप लोग इस तरह इस दुष्ट परी की पिटाई मत करो, वरना ये मर जाएगी। मैं इसे परिदेश के जेल में बंद कर दूंगी और इससे इसकी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लूंगी। उसके बाद रानी परी अविशी परी को परिदेश के जेल में बंद कर देती है। उसके बाद रानी परी की शादी राजकुमार रणवीर से धूमधाम से हो जाती है। इस तरह जादुई 2 लिपस्टिक की मदद से रानी परी की जिंदगी पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। नागलोक में सोना नाम की एक बहुत ही सुंदर नागिन रहती थी। सोना अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बहन के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं था। सोना अपनी सौतेली बहन नीलम नागिन से बहुत प्यार करती थी। सोना एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली नागिन थी। पूरे नागलोक में उसकी सुंदरता और अच्छे स्वभाव की चर्चा थी और उसका जहर पूरे नागलोक का सबसे विषैला जहर था। उसके एक बार डसने से ही कोई भी इंसान मौत की नींद सो सकता था।
ऐसे ही एक दिन सोना अपनी सौतेली बहन के साथ बाग में टहल रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन नीलम बोलती है, सोना, हम यहाँ नागलोक में घूम घूम कर पागल हो गए हैं। चलना पृथ्वीलोक पर घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, नाग नागिनों का पृथ्वीलोक पर जाना सही नहीं है। अगर नागराज को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अरे बहन, तू इतना क्यों डरती है? जब नागराज तपस्या में लीन होंगे हम तब पृथ्वीलोक पर घूमने चलेंगे और उनका तप पूरा होने से पहले हम लौट आएंगे। नहीं, किसी को धोखा देना गलत बात है। मैं नहीं जाऊंगी पृथ्वीलोक पर। तो इतना मत सोच, आज शाम को हम चलेंगे और अगर तू नहीं गई तो देख लियो, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और शाम को वापस सोना के पास आती है। सोना नीलम से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी खातिर पृथ्वीलोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बहनें सबसे पहले इंसानी रूप में आती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नागलोक से पृथ्वीलोक पर जाती है और अपने आसपास की हलचल को देखकर नीलम कहती है, देखा सोना तुमने, पृथ्वीलोक कितना खूबसूरत है। तुम सही कह रही हो नीलम, यहाँ लोग कितने विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये जगमगाती हुई रोशनी और इतनी रौनक मैंने नागलोक में कभी नहीं देखी। तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब हम हमेशा यहाँ आया करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। दोनों बहनें इसी तरह बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोनू नाम का एक लड़का हाथ में फूल लेकर आता है और वो फूल सोना को देते हुए बोलता है, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्यूटीफुल गर्ल के लिए। माफ कीजिए, मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, आप ये फूल रख लीजिए। वैसे तो आपकी खूबसूरती के आगे ये फूल काफी फीकी हैं, लेकिन फिर भी आप ये फूल रख लीजिए। शुक्रिया, लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपने ये पुष्प मुझे क्यों दिया? आपकी खूबसूरती मुझे यहाँ तक खींच लाई, अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। तभी सोना का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो देखती है कि सूर्य अस्त होने वाला है। ये देखकर वो नीलम से बोलती है, नीलम, हमें तुरंत जाना होगा, देखो सूर्यास्त होने वाला है। तभी सोनू कहता है, अरे कहाँ जा रही हो आप? कल मैं यहीं आपका इंतजार करूँगा, आप आना जरूर। कुछ दूर जाने के बाद दोनों बहनें अपना रूप परिवर्तन करती है और जल्दी से अपनी शक्तियों से नागलोक पहुंच जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब दोनों बहनों के लिए पृथ्वीलोक पर जाना तय था। इतना ही नहीं, अब तो सोना और सोनू के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। गुजरते वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर सोना सोनू को अपने नागिन होने की सारी सच्चाई बता देती है। इसी तरह एक दिन सोना अकेली ही पृथ्वीलोक पर सोनू से मिलने आती है और सोनू से बोलती है, सोनू, मेरी बहन नीलम के बाद तुम एक पहले व्यक्ति हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। तुम मेरा यकीन कभी मत तोड़ना। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी सपने में भी धोखा नहीं दे सकता। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी अचानक से कोई सोना के सर पर डंडे से वार करता है और सोना वहीं बेहोश हो जाती है। काफी घंटे बीत जाने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को नागलोक में पाती है। वो धीरे धीरे उठती है। उसके सर पर अभी भी बहुत दर्द हो रहा था और उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी वहाँ पर नीलम आती है और बोलती है, शुक्र है भोलेनाथ का कि तुम्हें होश आ गया। लेकिन हुआ क्या था? मैं तो सोनू के पास थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और मैं यहाँ कैसे आई? तुम इतना मत सोचो, तुम बस यूं ही बेहोश हो गई थी। मैं पृथ्वीलोक गई और तुम्हें यहाँ ले आई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो अब तुम आराम कर लो। नीलम की बात सुनकर सोना वापस आराम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सोना को अपने अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक दिन वो सोनू से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सौतेली बहन और सोनू एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हैं। ये सब देखकर सोना का दिल टूट जाता है और साथ में उसके अंदर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है। वो उनके पास जाती है और गुस्से में कहती है, क्या है ये सब? सोनू, नीलम, तुम दोनों तो मेरे अपने थे ना,
फिर तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोनू, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते थे और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुम मुझे बोल देते, मैं खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाती। तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। और तुम नीलम, मेरी ही बहन होकर मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और कौन सी बहन? मैं तो तुम्हारी सौतेली बहन हूँ ना। तुम दोनों शायद ये बात भूल गई हो कि मैं एक बहुत शक्तिशाली नागिन हूँ जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को अब मौत की नींद सोना होगा। उसके बाद सोना अपना नागिन रूप ले लेती है। फिर सोनू और नीलम को डसने लगती है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर नागिन हैरान हो जाती है और फिर से उन पर वार करती है, लेकिन उन दोनों को उसके बाद भी कुछ नहीं होता। सोना वापस से अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और बोलती है, क्या हो रहा है ये सब? मेरे वार का तुम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोना को इस तरह से मचलता हुआ देखकर नीलम और सोनू हंसने लगते हैं। तभी नीलम कहती है, क्या हुआ सोना, तुम्हारा जहर काम नहीं कर रहा या तुम्हारे अंदर जहर ही नहीं बचा? करो करो और कोशिश करो, चाहे जितना कोशिश कर लो, तुम्हारे अंदर से जहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब तुम बिना जहर के नागिन हो। तुम्हारे अंदर कोई जहर नहीं है। ये सब जो तुमने देखा, ये सब बिल्कुल सच है। मैं और सोनू बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें यहाँ लाना और सोनू से मिलवाना, ये मेरी ही चाल थी। याद है वो दिन जब तुम बेहोश हो गई थी? तुम्हारे सर पर वार मैंने ही किया था, और जैसे ही तुम बेहोश हो गई थी, मैं और सोनू मिलकर तुम्हें एक काली गुफा में ले गए थे। मैंने भोलेनाथ का नाम लेकर तुम्हारे अंदर का सारा जहर निकाल लिया, जिसके बाद मैं सबसे शक्तिशाली नागिन बन गई। और तुम्हारे जहर से ही मैंने सोनू को भी एक इच्छाधारी नाग बना दिया। फिर मैं तुम्हें अपने साथ नागलोक ले गई और झूठा प्यार दिखाने लगी। सारी सच्चाई सुनकर सोना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सोनू कहता है, अब तुम सिर्फ अपना रूप बदल सकती हो, उसके अलावा किसी को मार नहीं सकती। अब मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूँ। अब मैं आराम से नागलोक जा सकता हूँ। अब कोई भी मुझे मेरी नीलम से दूर नहीं कर सकता। अब तुम देखना, तुम्हारे इसी जहर का इस्तेमाल करके हम पूरे नागलोक को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और मैं बन जाऊंगा नागराज। सोनू की बात सुन सोना को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सोनू नीलम का हाथ थामकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सोना अपनी शक्तिशाली नागमणि को प्रकट करती है और नागमणि से उन दोनों पर वार करती है और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। और फिर नागमणि को अपने अंदर रख लेती है और खुद से ही बोलती है, क्या हुआ? अगर मेरे पास जहर नहीं है, मेरे पास मेरे भोलेनाथ की सबसे बड़ी शक्ति नागमणि है और भोलेनाथ खुद मेरे साथ है। मेरे भोलेनाथ के आगे कोई बुराई नहीं टिक सकती। बुराई का एक न एक दिन जरूर अंत होता है। इसके बाद सोना नागलोक जाती है और नागराज को सारी सच्चाई बताती है और साथ ही उनसे माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए नागराज, मैंने आपकी इजाजत के बगैर नागलोक से बाहर कदम रखा, लेकिन इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं था। मुझे मेरी सौतेली बहन नीलम वहाँ लेकर गई थी। उसने मुझे हमारे प्यार का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन उसने अपना सौतेला होने का प्रमाण मुझे दे दिया और मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। लेकिन मैंने अपना बदला स्वयं ले लिया और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सोना। तुम्हारा तो बड़प्पन है कि तुमने मुझसे आकर माफी मांगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमसे एक बात भी कहना चाहता हूँ। कौन सी बात नागराज? मैं जानता हूँ अभी अभी तुम्हारा दिल टूटा है, परंतु मैं तुम्हें कई वर्षों से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। नागराज के इस प्रस्ताव से सोना बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहती है, नागराज, नागरानी तो वही नागिन बनती है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, परंतु मेरे पास तो अब कोई शक्ति ही नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें वापस पहले जैसी नागिन बना दूंगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा जहरीली। उसके बाद कुछ ही दिनों में नागराज और सोना की शादी हो जाती है और नागराज सोना को पहले जैसा शक्तिशाली बना देते हैं।
अब सोना अपने अतीत को भूलकर नागराज के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।